देखिए ए आर का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, ये तो नाम क्लियर है। दूसरा बोला है ए आर शुड बी रिपोर्टेड एट द एन आर वी वैल्यू पे, किस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो ए आर एट गॉस इज़ टू बी एडजस्टेड फॉर किस किस चीज़ से आपको एडजस्ट करना होता है। पहला कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, ताकि आपका बिजनेस बढ़ जाए। रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में नेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट देने का जो पीछे की ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। बाय डेप्ट का मतलब होता है वो जो अनकलेक्टेबल पैसे हैं वो आपके बाय डेप्ट हो जाते हैं। सेल्स रिटर्न या अलाउंसेस होते हैं, इसको आप एक्सपेक्टेड टू रिटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि IFRS में अलाउंसेस अकाउंट्स का मतलब होता है प्रोविज़न, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट या अलाउंसेस फॉर बैड डेप्ट, इसका मतलब सेम चीज़ होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए, हम लोग जब टी फॉर्म में बनाते हैं, टी फॉर्म में बनाते हैं तो हमने क्या लेना होता है, सबसे पहले ऐसा बनता है, ये हमने टी बना लिया। टी में ये वाला साइड डेबिट होता है, ये वाला साइड क्रेडिट होता है। इधर में आपका क्या होता है जी, ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके बाद आपका कोई सेल्स होता है तो ये आप ले लेते हैं। उसके बाद अगर कोई बैड डेप्ट की रिकवरीज है तो वो भी यहाँ पे ले लेते हैं, बैड डेप्ट रिकवरीज अगर कोई है तो वो भी ले लेते हैं। साथ में दो चीज़ें, अगर कोई कैश है तो वो आ जाएगा, अगर कोई बैड डेप्ट है तो वो भी आ जाएगा, और लास्ट में हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है। तो ये हमारा जो फॉर्म होता है ये AR का अकाउंट हुआ। तो AR के अकाउंट में ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं। चूँकि AR का जब भी, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया, फिर सेल्स हो गया, फिर बैड डेप्ट रिकवरी हो गया, कैश हो गया, उसके बाद बैड डेप्ट अगर कुछ हमने दिया तो वो होगा, नहीं तो फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। कहीं कहीं पे सेल्स को प्रमोट करने के लिए वो एक छोटा सा डिस्काउंट देते हैं, उसको बोलते हैं 210 बाई नेट 30। इसका मतलब होता है कि 2%, अगर आप हमको 10 दिन में पैसा दीजिएगा तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज़ आपको सारा का सारा पैसा 30 दिन के अंदर में देना पड़ेगा। 210 नेट 30 को समझ लीजिए, 2 रुपये का डिस्काउंट दूंगा यदि आप पैसा 10 दिन में देते हैं, या नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आपको 30 दिन में ला के देना है। तो 2/98, 2 रुपया दूंगा, 98 रुपीज़ का आपको पे आउट होगा और आपको 2 रुपये की बेनिफिट हो जाएगी। 360 डिवाइड बाई 20 डेज हो जाएगा, आप इसको ऑल टुगेदर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 36.7% हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जी कि आपको 2% की डिस्काउंट मिल जाएगी अगर आप 10 दिन में पैसे दे देंगे, जिसके लिए अगर आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया, 36.5%। एग्ज़ाम में इस पर सवाल आते हैं, ठीक है। आइए, तो ये हम बोल रहे हैं कि सेल्स को आप या तो ग्रॉस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और नेट ऑफ कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या ग्रॉस पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जब पैसे आएंगे तब आप उसको डिस्काउंट दीजिएगा, नहीं आएंगे तो आप उसको डिस्काउंट नहीं दीजिएगा। और नेट पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि इनिशियली आप एज्यूम कीजिएगा कि पैसा आपको टाइम में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको डिस्काउंट रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली टू डिफरेंस। तो इन्होंने बोला कि सेल्स कैश डिस्काउंट के बारे में क्या बोलता है, तो बोलता है कि कैश डिस्काउंट एज एन एक्सपेंसेस व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, जब आपको कैश मिलेगा विद इन द डिस्काउंट पीरियड, जब अगर डिस्काउंट पीरियड के टाइम में अगर कैश मिल गया तो आप उसको माइनस कीजिएगा। यहाँ पे बोलता है कि सेल्स रिकॉर्डेड एट द डिस्काउंटेड प्राइस अंडर द एजम्पशन दैट पेमेंट वुड बी रिसीव्ड इन द टाइम फ्रेमवर्क, जिस टाइम में है उस टाइम में देना पड़ेगा। साथ में ये पूछता है जी क्या करूँ, पूछ रहा है ट्रेड डिस्काउंट का क्या करूं, तो इसको बोलिएगा ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमको नेट ऑफ ट्रेड अकाउंट ही लेना पड़ता है, ठीक है। रैशनल का मतलब होता है व्हेन यू चूज द सर्टेन वेदर द सेल डिस्काउंट इज अवेल्ड, ये कब यूज़ व्हेन इज़ अनसर्टेन, जब आप अनसर्टेन हो कि कब आपको सेल्स डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आपको सेल पे ग्रॉस पे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, जब पैसा आएगा तब आप उसको डिस्काउंट दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू एंड रिसीवेबल नियर रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं कैश के इक्विवेलेंट वैल्यू पे, और बाकी AR को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रियलाइजेबल वैल्यू पर करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि अलाउंसेस में बी क्रिएटेड फॉर द डिस्काउंट, अलाउंसेस में बी क्रिएटेड फॉर डिस्काउंट नॉट अवेल्ड। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो देना है उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट दे सकते हैं, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी अकाउंटिंग देख लें, समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे 100 रुपये का सेल किया तो आपने सेल लिख दिया AR अकाउंट डेबिट टू सेल,
आपको 2 रुपये का डिस्काउंट आप देने वाले हो, तो आपने क्या किया, जब हाथ में पैसे आ गए, पहला है कि अगर डिस्काउंट पैसे नहीं आए, मतलब विद इन डिस्काउंट पीरियड में पैसे नहीं आए, ये एजम्पशन है, विद इन डिस्काउंट डेट में पैसे नहीं आए, तो क्या एजम्पशन है, जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो आप क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू AR, एज्यूम द डिस्काउंट इज़ नॉट टेकन। यहाँ भी सेम एजम्पशन है, एज्यूम डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पे एजम्पशंस ये है कि डिस्काउंट टेकन है, इसका मतलब हमने 98 पे रिकॉर्ड कर लिया, और अगर डिस्काउंट पीरियड में पैसे आ गए तो इसका मतलब कैश टू AR हो गया, यानी 2% का डिस्काउंट बुक्स में यहाँ पे आया ही नहीं। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि किसी ने डिस्काउंट अवेल ही नहीं किया। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा सवाल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको टी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। देखते हैं, बोल रहा है टी मैन्युफैक्चर सेल द मर्केंडाइज विद द वैल्यू ऑफ 1 लाख का किसको बेचता है, ट्रेडर कंपनी को, तो ट्रेडर कंपनी को बेचता है, ये है ट्रेडर कंपनी, इसको बेचता है, तो यहाँ पे लिख देगा जी सेल्स, लेकिन उसकी ये लिस्ट प्राइस है, कौन सी प्राइस है, लिस्ट प्राइस का। दे सेल टू ट्रेड द लिस्ट प्राइस माइनस द ट्रेड डिस्काउंट 30% एंड 10% कैलकुलेट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट 30% एंड 10%, इसका मतलब है कि 40% मत माइनस कर दीजिएगा, 40% मत माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 30 + 10 जो होता है और 40 जो होता है, दोनों में फ़र्क है, इस दोनों में फ़र्क है, 30 + 10 और 40 में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कोई आदमी बता सकता है क्या? फ्लैट डिस्काउंट। नहीं, दोनों में पैसे में क्या फ़र्क पड़ेगा, पता है क्या? हाँ, पैसे में फर्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए? 3,000 रुपए का। 3000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो 30 + 10 हो गया, तो जो हाँ 30% लेने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से 10% जाएगा। हाँ, बस जैसे आप किसी शॉप के ऊपर ऑफर देखते हो, हाँ 50 + 20, आदमी समझिए कि 70% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो जो 50 बच रहा है हाँ उस पर 20% है। हाँ, एक्चुअल में वो इवेंचुअली सिर्फ 60% होता है, 70% नहीं होता। सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो फिगर अपनाई जाए। हाँ, तो यहाँ पर वही समझाने का कोशिश किया है कि जब इस तरह का कैलकुलेशन है तो पहले 30% दीजिएगा तो 70,000 आ जाएगा, और फिर 10% दीजिएगा 63। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 40%। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ी सी अकाउंटिंग चेक कीजिए, कैसे अकाउंटिंग हो रही है। बोल रहा है कि इसने सेल किया 1 लाख का, कितने, पहले बोल रहा है कि होलसेल कंपनी सेल्स द 1 लाख रुपया नेट ऑफ गुड टू द रिटेल द फॉर्म द टर्म इज़ 210 बाई नेट 30, 210 and 30, ठीक है जी, 210 and 30 शो दैट द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री कैसे है देख लीजिए। तो पहला जो ये है, जो ग्रॉस मेथड है, उसमें सिंपल है। ग्रॉस मेथड में जब पैसा अगर कोई टाइम पे लाके देगा तो उसको डिस्काउंट दूंगा, टाइम पे लाके नहीं देगा डिस्काउंट नहीं दूंगा, हो गया बात ख़त्म, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ग्रॉस में क्या है, जैसे आपने सेल किया 1 लाख का, आपने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा अगर आपको पैसा टाइम पे मिल गया तो आपने 98,000 का कैश, 2,000 का डिस्काउंट और AR कर दिया, काम ख़त्म। अगर नेट रियलाइजेबल है तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये बंदा सारा जो है डिस्काउंट को अवेल कर लेगा, तो 98,000 फिर 98 का कैश, 98 का AR ख़त्म। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, हमने बोला क्या था कि अगर टाइम पे पैसे नहीं आए तो यहाँ तो सही जा रहा था, 1 लाख का सेल किया था, 1 लाख का रिकवरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल डिस्काउंट नॉट टेकन, तो डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी कैश अकाउंट डेबिट, AR अकाउंट 98,000, बाकी लिखना पड़ेगा डिस्काउंट रिकवर, डिस्काउंट कैंसिल या डिस्काउंट रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट नॉट टेकन अकाउंट, जो भी उसका नाम हो लिख देगा, और 2,000 को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट था, यहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में प्रेजेंटेशन को लेके, ठीक है। अब देखिए कि ये है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे बैड डेट को डायरेक्टली राइट डाउन करते हैं, ठीक है, और साथ में उसके पीछे के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये डायरेक्ट राइट डाउन मेथड्स होता है, ये नॉन गैप कंप्लाइंट मेथड है, ठीक है, नॉन गैप कंप्लाइंट मेथड है। इसका मतलब है इसको
ये डायरेक्ट है, इसका मतलब है कि ये सीधा का सीधा किससे कट जाता है, AR से कट जाता है। किससे कट जाता है, AR से कट जाता है। इसका सबसे पहला एजम्पशन है कि आप बैड डेप्ट एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि कितना का बैड डेप्ट होगा। उसके बाद इसकी रिकॉग्नाइज कब होगी, जब आपका पैसा अनकलेक्टेबल हो जाएगा, जब आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा, तब जाके आप इसको क्या कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्री क्या होगी, इसके रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्री होगी जी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू AR। बैड डेप्ट को डेबिट कर दीजिएगा और AR को क्रेडिट कर दीजिएगा। हो गया बात खत्म। इसका इफेक्ट क्या होगा, AR डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कब, जब आप राइट ऑफ कीजिएगा, और जब रिकवरी होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई अलाउंसेस अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। साथ में ये बोला जा रहा है कि US गैप के हिसाब से ये अलाउड नहीं है अनलेस इमटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द टैक्स पर्पस। अगर कोई टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टैक्स के लिए जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर उसमें अगर कोई आपका बैड डेप्ट हुआ है तो आप इस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा, गैप कंप्लाइंट मेथड क्या है, गैप मेथड एज एस्टिमेटेड ऑन अनकलेक्टेबल। तो यहाँ पर आपने दो तरीके होते हैं, एक तो वो सेल्स के ऊपर परसेंटेज लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो है, जो आपका AR का बैलेंस है या AR का जो एजिंग होता है उसके ऊपर आप लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है बैड डेप्ट जो होता है इज़ द फंक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल के ऊपर सर्टेन परसेंटेज आप अप्लाई कर देते हैं और बोलते हैं इतना अमाउंट बैड डेप्ट होने वाला है। दूसरा वाला पार्ट होता है वो होता है AR के एजिंग के हिसाब से। AR के एजिंग के हिसाब से होने का मतलब क्या होता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग AR होता है उसके ऊपर आप क्या करते हैं जी, एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल AR करते हैं, ठीक है। सेपरेट परसेंटेज इज ओके फॉर द डिफरेंट AR कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एजिंग, मतलब ये दोनों हो सकता है, वो 60, 90, 30 के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है और सिंगल परसेंटेज भी हो सकता है। सवाल देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए ये दोनों मेथड्स में एक बड़ा सा डिफरेंस है। इसको इनकम स्टेटमेंट मेथड कहा जाता है, इसको बैलेंस शीट मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है, इसमें किसके ऊपर होता है, AR के ऊपर अप्लाई होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, समझ लीजिए। आगे बोलता है कि अलाउंसेस फॉर द अनकलेक्टेबल अकाउंट इज क्रिएटेड एंड रिपोर्टेड एज द कॉन्ट्रा वैल्यूएशन अकाउंट टू AR। इसका मतलब होता है अनकलेक्टेबल अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, जो कि कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो आप लिखते हैं जी इनकम बैड डेप्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अलाउंसेस अकाउंट। ये कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, डिक्रीज व्हेन AR रिटर्न ऑफ, तब इसको ये घट जाएगा। ये वाला आइटम कब घटेगा, जब आपका एक्चुअल राइट ऑफ होगा तब। अब देखिए इनका एक्चुअल राइट ऑफ की एंट्री क्या होगा, फिर बैलेंस शीट का अलाउंसेस को डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट के एक्चुअल AR को आप क्रेडिट कर देंगे। फिर बोल रहा है कि नो नेट इफेक्ट एज AR एंड अलाउंसेस, दोनों क्या हो रहा है, माइनस हो जाता है। तो कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों का दोनों माइनस हो जाता है। अब बोल रहा है कि अगर बैड डेप्ट की कोई रिकवरी हो गई तो आप AR टू अलाउंसेस कर दीजिए, AR को बढ़ा दीजिए, AR को रीइंस्टेट कर दीजिए और अलाउंसेस में ला के बैठाल दीजिए, ख़त्म हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रिकवरीज के बारे में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, AR डिक्रीज हो जाएगा कब, रिटर्न ऑफ करने से। तो ये बोल रहा है कि नो नेट इफेक्ट ऑन द एक्चुअल रिटर्न ऑफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिकवरी पे AR लेस अलाउंसेस फिगर्स इन द बैलेंस शीट आर अनचेंज। AR से जो AR और अलाउंसेस के बीच का जो फिगर्स है, जो यानी नेट बैलेंस होता है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बोल रहा है कंप्यूटेशनल नोट्स के बारे में। यहाँ पे नो अलाउंसेस अकाउंट, यहाँ पे बोल रहा है कि वनली बैलेंस इन अलाउंसेस अकाउंट्स इग्नोर टू बी कैलकुलेट बैड डेप्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एनी बैलेंसेज अलाउंसेस विद रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट एक्सपेंसेस। ये हम एक फ़ोटो ये इसका टेबल बनाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट फोकस होता है, ये मैचिंग एम्फेसाइज मैचिंग इज़ बेटर, ये बैलेंस शीट होता है इसका। ये क्या होता है, ये एसेट वैल्यूएशंस के हिसाब से बेहतर होता है। ये बोल रहा है कि NRV वैल्यूज़ पे काम होता है। बैलेंस शीट का मतलब होता है AR लेस अलाउंसेस। बैलेंस शीट में वैल्यूएशन जो NRV ऑफ AR होता है वो कैसे होता है, AR लेस अलाउंसेस। अब आइए इसको हम आपको सबसे पहले AR का स्टेटमेंट चेक कराते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले AR का अकाउंट देखिए, ओपनिंग
सेल्स इनकम स्टेटमेंट से आया, अगर कोई रिकवरी है तो, राइट ऑफ है तो, कलेक्शन है तो, बाकी जो बचेगा उससे हम एंडिंग निकाल लेंगे। आगे आइए, प्रोविज़न में कैसे है, पहला प्रोविजंस में ये है, यहाँ पे देखिए रिटेन ऑफ है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग ऑफ बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट होता है, उसके बाद कोई एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ पे आएंगे, साथ में अगर हमारी कुछ रिकवरी है तो यहाँ पे आ जाएगी, और राइट ऑफ है तो यहाँ आ जाएगी, बाकी जो बचेगा वो हमारा एंडिंग बैलेंस हो जाएगा प्रोविजंस फॉर अकाउंट्स के लिए। आइए अब ये छोटा सा सवाल है, इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे हम लोग कर पाते हैं पहले देखते हैं। तो बोल रहा है कि हमको अलाउंसेस मेथड यूज़ करना है। अलाउंसेस मेथड में यूज़ करने का मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं, बल्कि हम इनडायरेक्ट मेथड की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अल्फ़ा कंपनी रिकॉर्डेड द क्रेडिट सेल ऑफ 100,000 वो सेल रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ AR अकाउंट इज़ ऑल्सो गिवन कितना 30,000 का एजिंग दिया हुआ है, 15,000 0 से 30, उसके बाद 8,000 30 से 60, 5,000 60 से 90 और 2,000 90 से ऊपर। तो इस तरह से उसकी एक एजिंग बनी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, बैलेंस इन अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल इज़ 500, इसका मतलब प्रोविजंस का अकाउंट बना हुआ है, ये है हमारा प्रोविजंस का अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट दी अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेबल के लिए हमें क्या बनाना है, हमें अलाउंसेस निकाल के देने हैं। तो पहला इन्होंने कहा क्या, इफ़ एप्पल एस्टिमेट दैट 1% ऑफ इस क्रेडिट सेल विल नॉट बी कलेक्टेड, इसका जितना क्रेडिट सेल है उसका 1% कलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 1 लाख का 1% कलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब 1% कलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये 1,000 जो 1,000 है ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा करेंट जो एक्सपेंसेस है, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है। ठीक है जी, तो पहला वाला सिचुएशन क्या है, सॉल्यूशन 1 में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट करना है 1% ऑफ द क्रेडिट सॉल विल नॉट बी कलेक्टेड। तो हमारे लिए जो एक्सपेंस होगा वो कितने का होगा जी, 1,000 का होगा। 1 लाख का 1% 1,000 का हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। पहले से प्रोविज़न 500 का था, 1,000 का नया प्रोविज़न बना, इसका मतलब न्यू प्रोविज़न बैलेंस विल बी 1,500। दूसरा तरीका बोलता है कि एस्टिमेट दैट 3% ऑफ द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल विल नॉट बी कलेक्टेड। तो सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है उसका 3% कलेक्ट नहीं होगा। क्या 3% अकाउंट जो होगा वो कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ईयर एंड अकाउंट बैलेंस का 3% कलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले सुनिए, 3% कलेक्ट नहीं होगा का मतलब कितना, 30,000 का 3% कितना, 900 कलेक्ट नहीं होगा। तो 900 कलेक्ट नहीं होगा का मतलब क्या होता है कि 900 उसका क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 900 कलेक्ट नहीं होने का मतलब कि 900 का हमको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 900 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बाकी जो बचा यानी 500 ओपनिंग में था, करंट ईयर में बैलेंसिंग फिगर हमारा 400 आ जाएगा। तो हमारे लिए करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना होगा जी, 400 होगा। तीसरा बोलता है इसमें तीसरे सवाल क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहा है कि एप्पल एस्टिमेट कर रहा है अनकलेक्टेबल बेस्ड 1% फॉर किसके लिए, 30 दिन का जो ये है जो 30 दिन के अंदर फॉल कर रहा है उस पर 1% पैसे नहीं आएंगे, यानी कि 15,000 के ऊपर 1% नहीं आएंगे। 15,000 के ऊपर 1% का मतलब 150 नहीं आएंगे। 3% नहीं आएंगे 60 दिन वाले पे, 30% पे नहीं आएंगे, यानी 8,000 का 3% कितना, 240 रुपया। फिर उसके बाद 5,000 वाले के ऊपर कितना परसेंट नहीं आएंगे, 5% नहीं आएंगे। तो 5,000 वाले के ऊपर 5% नहीं आएंगे का मतलब होता है 250 रुपया नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बाकी जो उसके ऊपर है उसके ऊपर 10% नहीं आएंगे, यानी 2,000 का 200 नहीं आएंगे। तो ऑल टुगेदर कितने नहीं आएंगे, 150, 240, 250 और 200। यानी कि अब आप इसको सबको ऐड वैड मारिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 150, 240, 250 एंड 200 सबको ऐड वैड मारिएगा तो आपका 840 होगा। तो ये 840 बैलेंस शीट अप्रोच है।
840 टोटल नहीं आएंगे एट द एंड। इसका मतलब करंट ईयर में कितने नहीं आएंगे, 340 नहीं आएंगे, क्योंकि 500 पहले से आपको नहीं आया था। तो आइए आपकी एंट्री क्या क्या बनेगी वो देखिए। तो सबसे पहली एंट्री बनेगी जी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस, सेकंड में एंट्री बनेगी बैड डेब्ट टू अलाउंसेस, और थर्ड में भी एंट्री बनेगी बैड डेब्ट टू अलाउंसेस। बट तीनों के अप्रोच डिफरेंट थे। पहला क्या था, परसेंटेज ऑन सेल था, दूसरा क्या था, AR के बेसिस पे था, और तीसरा एजिंग के बेसिस पे था। ठीक है जी। अब आपको अगर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में देखिए, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या एक्सपेंसेस आएगा देखिए। तो सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 1000 यहाँ पे एक्सपेंस होगा, यहाँ पे 400 एक्सपेंस होगा, यहाँ पे 300 एक्सपेंस होगा। यहाँ पे जब नेट करना होगा तो क्या होगा, तो पहले का 500, नया वाला 1000, यानी 1500 रुपया माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 900 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 840 माइनस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यही है हमारा प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर। तो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है वो क्या क्या किया कि देखिए, तो बेसिकली है दो अप्रोच, एक है नेट बेसिस पे, एक है आपका रिकॉर्डिंग का मेथड्स क्या है, ग्रॉस है और नेट है। तो ग्रॉस में क्या होगा कि आपको जब डिस्काउंट अलाउ कीजिएगा तभी आप डिस्काउंट को एक्सपेंस कीजिएगा, तभी आप डिस्काउंट को कंसीडर कीजिएगा जब आपका पैसा टाइम में आ जाएगा, यानी 210 नेट में मतलब 10 दिन में पैसे अगर आ गए तभी आप डिस्काउंट अलाउ कीजिएगा। अगर 10 दिन के अंदर में नहीं आया तो आपको डिस्काउंट नहीं देना है। लेकिन नेट में क्या होता है, आपका पहले से ही एजम्पशन काम करता होता है कि आपके सारे पेमेंट 10 दिन के अंदर में हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसको 98 पे रिकॉर्ड करके जब पैसा अगर रिसीव हो गया 10 दिन के अंदर में तो नो प्रॉब्लम, अगर 10 दिन के अंदर में पैसा नहीं आया तो आपको डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ हमारा सेल्स रिकॉर्डिंग का। सेकंड आ गया जी हमारा बैड डेब्ट के मामले में। तो बैड डेब्ट का एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें क्या होता है, AR के ऊपर ही डायरेक्ट आप बैड डेब्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। दूसरा होता है अलाउंसेस मेथड। अलाउंसेस मेथड में भी दो अप्रोच है, पहला होता है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, दूसरा होता है बैलेंस शीट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में क्या होता है कि आपके पास दिया रहेगा कि आपके क्रेडिट सेल के ऊपर सर्टेन परसेंटेज लगाने हैं। दूसरा बैलेंस शीट अप्रोच में दिया रहेगा या तो AR के बैलेंस पे अप्रोच परसेंटेज लगाने हैं, नहीं तो एजिंग पे लगाने हैं। दोनों का हमने एक एक एग्जाम्पल देख लिया। तो जो क्रेडिट सेल पे होगा वो जो करंट ईयर पे जितना क्रेडिट सेल पे लगाइएगा वो आपका एक्सपेंस बनेगा, लेकिन जब बैलेंस शीट पे लगाइएगा तो जो बैलेंस शीट के फिगर पे निकालिएगा वो आपका नीचे का फिगर रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो एक्सपेंस वो बैलेंस होगा वही आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। नाउ एक और सवाल हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है 4/3/2021 एप्पल्स अकाउंट्स के पास क्या है, 33,000 का बैलेंस है। यूजिंग द फैक्ट दैट द प्रीवियस एग्जाम्पल वन ऑफ द डेटर ओड 5 रिफ्यूज टू पे एंड हैज़ बिन रिटर्न ऑफ। पीछे का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब बोल रहा है एक बंदा है जो 600 का पैसा नहीं देना चाह रहा, अब वो रिफ्यूज़ कर रहा, ठीक है, यानी कि अब रियल बैड डेब्ट हुआ है। तो जब रियल बैड डेब्ट होंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा, तो सबसे पहला बोल रहा है देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमको अब AR माइनस करना पड़ेगा, लेकिन साथ में उसके बैलेंस शीट का ही एक आइटम है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट या अलाउंस प्रोविज़न फॉर अलाउंसेस, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 600, यहाँ पे भी 600, यहाँ पे भी 600 करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कैलकुलेट दी नेट अकाउंट रिसीवेबल बिफोर एंड आफ्टर द रिटर्न ऑफ फॉर ऑल 3 केसेस। तो आपको दोनों बताने हैं कि पहले और आफ्टर का क्या वैल्यू है। तो पहले वाले सिचुएशंस में देखिए, आपने 3000 का था, उसमें आपने 1500 का क्या रखा हुआ था, अलाउंसेस रखा हुआ था, यानी कि आपका बैलेंसेस 31,500 था, 31,500 था। अब उसमें से आपने क्या कर दिया जी, आपने इसमें से 600 माइनस किया। तो जो AR 33,000 का था उसमें से 600 माइनस होने से 32,400 हो गया, और जो 1500 का आपका जो प्रोविजंस था उसमें से 600 निकलने से आपका 31,500 हो गया। तो ऑल टुगेदर आपके बैलेंस शीट वाले वैल्यू पे नो इम्पैक्ट। आइए फिर हमने 33,000 और 9,000 था, ये यहाँ पे भी हमारा 32,100 है। तो ये 33,000 वैसे पहले 600 माइनस करेंगे तो 32,600, और 900 वाले में से 600 माइनस करेंगे तो अब 300 बचेगा, तो 32,100। अगेन यहाँ पे आ जाइए, 33,000 था AR का, दूसरा जो हमारा एजिंग बेस था उसमें हमारा 840 पहले से था, तो 32,160 हो गया। अब उसमें से हमने 33,000 में से 600 निकाला तो 32,400, और 840 में से हमने 600 निकाला तो हमारे पास 240 बचता है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे भी 32,160। तो क्या बोल रहा है, नो चेंज इन नेट AR। तो इसीलिए हम जब प्रोविजंस में बनाते हैं तो AR पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रह जाता है। अब इसके ऊपर एग्ज़ाम में बाकायदा काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि कम से कम समझ के इसके सवाल को कीजिएगा। पहले सवाल के
के कंडीशंस को पढ़िएगा, समझिएगा कि वो सेल्स के बेस पे है, एआर के बेस पे है। सेल्स के बेस पे है तो क्या अकाउंटिंग होगी, एआर के बेस पे है तो क्या अकाउंटिंग होगी। दोनों में थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी किसी के कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ ले। हो गया। सर जी ये बताइएगा कि जो एआर में जो अलाउंसेस हैं इसको जो बैड डेट अलाउंसेस के लिए रखा जाता है, बेसिकली इसकी एक मिनट देंगे, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी भाई, जी भाई बोलिए ना प्लीज़। अच्छा, विराज जी मैं दो किस्म